हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश। मैं हूं उमेश रोइला, कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट फ्रॉम आकाश। जेई मेंस का रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है। काफी बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने को मिला है जेई मेंस में। एंड जेई एडवांस का एग्जाम आपका हो चुका है और आशा करते हैं कि वैसा ही एक रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा जेई एडवांस के रिगार्डिंग भी। जेई मेंस के जो बच्चे हैं उनका एआईआर इश्यू उनको हो चुका है एंड 9 जून को जो बच्चे जेई एडवांस के लिए अपीयर हुए थे उनका भी एआईआर उनको इश्यू हो जाएगा। तो जैसे ही आपका एआईआर आपको मिलेगा, मींस जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर हो जाएगा एडवांस के रिगार्डिंग, देन उससे नेक्स्ट डे अगर हम बात करें 10 जून, तो 10 जून को जोसा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाने वाले हैं। अगर हम पीछे साल का सिनेरियो देखें तो जैसे ही रिजल्ट आता है उससे अगले ही दिन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं और लगभग आपको 8 से 10 दिन मिलते हैं रजिस्ट्रेशन अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेरीज आ रही है, हमारे पास जो कंसर्न्स आ रहे हैं बच्चों के, वो यही आ रहे हैं कि सर जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे रहता है, कहां हमें रजिस्ट्रेशन करना है, क्या हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहने वाला है, एंड जो जोसा है वो किस तरीके से हमारी चॉइसेस को रीड करने वाला है, हमें चॉइसेस फिल कैसे करनी चाहिए। तो इन सब पॉइंट्स के ऊपर हम अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जोसा काउंसलिंग 2024, व्हाट इज जोसा? जोसा मींस जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। गॉट इट गाइस? नाउ जोसा इज ए गवर्नमेंट एजेंसी दैट कंडक्ट्स एडमिशन प्रोसेस। जोसा एक ऐसा गवर्नमेंट एजेंसी है जो प्रोसेस कंडक्ट करता है। किसका प्रोसेस? आप उसे एडमिशन प्रोसेस बोल सकते हैं, आप उसे सीट अलोकेशन प्रोसेस बोल सकते हैं, एंड आप उसे काउंसलिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ओके, एंड ये एक ई प्लेटफॉर्म है, मींस की आपका जो भी प्रोसेस रहने वाला है वो सब ऑनलाइन ही रहने वाला है। क्लियर है? ओके, नाउ किन किन इंस्टीट्यूट्स के रिगार्डिंग जो जोसा है वो अपना काउंसलिंग प्रोसेस या अपना एडमिशन प्रोसेस हेल्ड करता है वो देखिए। 23 IITs, 31 NITs, IIEST शिवपुर। जो IIEST शिवपुर है ये भी एक NIT ही है। 26 ट्रिपल IITs एंड 38 अदर GFTIs। ठीक है, ये वो कॉलेजेस है, वो इंस्टीट्यूट्स है, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स है जिनका काउंसलिंग, जिसका एडमिशन हमेशा जोसा के थ्रू होता है। चलिए अभी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी का, मींस की कौन स्टूडेंट जेई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। तो उनके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया है, एंड वो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है वो देखिए आप। 75% एग्रीगेट, अदरवाइज टॉप 20 परसेंटाइल। या तो आपका 12th क्लास में टोटल जो परसेंटेज है वो 75% होना चाहिए, अदरवाइज आप अपने स्टेट बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में आप आने चाहिए अपने स्टेट बोर्ड के। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया है। इन दोनों में से जो भी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आप जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर है गाइस? और हमारे पास 3 टाइप के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं बकायदा ये वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद। तो हम उनके बारे में बात करते हैं। कैंडिडेट ए, इंडियन नेशनल्स। ओके, एंड एज यू कैन सी कैंडिडेट बी, इंडियन नेशनल। हमारे पास 2 इंडियन नेशनल कैंडिडेट्स हैं, दोनों की हम बात करते हैं। पहला एक बच्चा जिसने जेई मेंस दिया एंड जेई एडवांस भी दिया। ठीक है, तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। और किस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है वो हम बात कर लेते हैं। देन वो आईआईटी एंड एनआईटी प्लस सिस्टम दोनों की काउंसलिंग के एलिजिबल है। एनआईटी प्लस सिस्टम की अगर हम बात करें, देन एनआईटी, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज एंड एज वेल एज आईआईईएसटी शिवपुर आल्सो। गॉट इट? नाउ अगर हम बात करते हैं इंडियन नेशनल्स, वो स्टूडेंट जिसने सिर्फ जेई मेंस अपीयर किया, जिसने सिर्फ जेई मेंस क्वालिफाई किया, मींस कि जिस बच्चे के पास सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस का ही एआईआर है, तो वो जो बच्चा है वो एनआईटी प्लस सिस्टम की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। एज यू नो, एनआईटी, आईआईईएसटी शिवपुर, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज। गॉट इट? नाउ हम बात करते हैं कैंडिडेट सी, जो कि एक फॉरेन नेशनल है या ओसीआई पीआईओ कार्ड होल्डर है। अब जो स्टूडेंट्स फॉरेन नेशनल्स होते हैं या जिनके पास ओसीआई या पीआईओ कार्ड होता है, उन्हें जेई एडवांस में पार्टिसिपेट करने के लिए जेई मेंस में पार्टिसिपेट करने नेसेसरी नहीं होता है, वो डायरेक्टली जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। क्लियर? तो वो भी जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप के स्टूडेंट थे, हमने तीनों के बारे में डिस्कशन किया, तो आपको पता चल गया होगा कि कितने टाइप के जो स्टूडेंट हैं वो जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। क्लियर है गाइस? नाउ सबसे पहले हमें करना क्या है? रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें सबसे पहले एक ऑफिशियल वेबसाइट, दैट एज यू कैन सी josa.nic.in। जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आपको एक
होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा एंड होम पेज का व्यू जो है वो कुछ इस तरीके का होने वाला है एज पर लास्ट ईयर। ठीक है, आप देख सकते हैं। देन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर जोसा 2024, एक ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एंड जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा कुछ इस तरीके से दिखने वाले पेज पे। क्लियर? अब यहां पे आपको क्लियरली मेंशन है, इफ यू हैव रजिस्टर्ड फॉर JEE Advanced 2024 देन यूज JEE Advanced 2024 पासवर्ड, अदरवाइज यूज JEE Main 2024 पासवर्ड। जैसा कि आपने देखा पासवर्ड जो है वो हमें चेंज करना है। अगर आपने एडवांस अपीयर किया तो एडवांस का पासवर्ड हम डालेंगे क्योंकि आपने एक नया पासवर्ड जनरेट किया होगा उस टाइम पे। एंड JEE मेंस अगर आपने अपीयर किया था तो आप JEE मेंस का पासवर्ड डालेंगे। क्लियर है? बिकॉज जो हमारा एप्लीकेशन नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, वो सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पासवर्ड JEE मेंस या JEE एडवांस का जो भी आपका है आप डालेंगे यहाँ पे। सिक्योरिटी पिन मींस कि यहाँ पे आपको एक कैप्चा देखने को मिलेगा जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे, वो कैप्चा आपको यहाँ फिल करना है, देन हम लॉगिन प्रेस करेंगे। क्लियर है गाइस? शॉर्ट। नाउ जब हम ये डेटा फिल कर देंगे तो एक प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। कुछ जो डेटा है वो प्री फिल्ड होते हैं हमारे, मींस कि हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो डेटा फिल किए थे वो वहां से ऑटो पिक कर लेता है साइट उन्हें। ठीक है, तो उनमें से कुछ डेटा सेट्स ऐसे हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं एंड कुछ डेटा सेट हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम उन पॉइंट्स की बात करेंगे कि कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो चेंज नहीं होंगे एंड कौन से ऐसे पॉइंट है जो हम चेंज कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू चेंज देयर पर्सनल डाटा लाइक नेम, फादर नेम और मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास 12th एग्जामिनेशन बोर्ड एंड द कैटेगरी। ये ऐसे पॉइंट हैं जो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ये हमेशा प्रीफिल्ड ही रहने वाले। नाउ अगर हम बात करें ऐसा डेटा जो हम चेंज कर सकते हैं, देन द फर्स्ट वन इज द स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ पासिंग क्लास 12th एंड द जेंडर। क्लियर? हो सकता है JEE के लिए आपने जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना स्टार्ट किया होगा, JEE के लिए आपने जब फॉर्म फिल अपना स्टार्ट किया होगा उस टाइम कुछ नर्वसनेस या फिर आपको चीजों का पता ना हो, किसी भी वजह से, किसी भी फैक्टर की वजह से कुछ डेटा जो है वो मिसमैच हो गया है। क्लियर? कुछ गलत हो गया है, तो हमारे पास चांस है डेटा को चेंज करने का, डेटा को अपडेट करने का। बट एक बार अगर जोसा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट चला गया, एग्जाम जो आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो गया, उसके बाद आप डेटा चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से दोबारा से रिव्यू करके कंप्लीट डेटा को उसके बाद ही हमें फाइनल सबमिट करना है डेटा। क्लियर है गाइस? नाउ चॉइस फिलिंग, जो चॉइस फिलिंग का जो पॉइंट आने वाला है मींस कि जहां पे आप चॉइस फिलिंग पे क्लिक करने वाले हैं वो व्यू कुछ इस तरीके का रहने वाला है। ओके, एज यू कैन सी, जैसा आप देख पा रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, यहां पे आपको उसका ब्रांच या प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा। देखिए रिमूव, अगर आपको ये प्रोग्राम या ये इंस्टीट्यूट आपको चाहिए ही नहीं तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपको इसका प्रेफरेंस चेंज करना है, आपको इसे ऊपर लेके जाना है, देन आप इसे अप कर सकते हैं। अगर आपको इसको नीचे लेके आना है मींस कि आपके डिजायर्ड कॉलेजेस के लिस्ट में ये बिल्कुल नीचे लाई करता है तो आप इसे डाउन भी कर सकते हैं। क्लियर? मींस कि हम चॉइसेस को रिमूव कर सकते हैं, चॉइसेस का सीक्वेंस हम चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आता है जब हम चॉइसेस फिल करने वाले होते हैं। क्लियर गाइस? नाउ एज यू कैन सी जोसा 2024 काउंसलिंग प्रोसेस, एक कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस का ट्रैक हमने बनाया आप लोगों के लिए। ठीक है, एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको जल्दी समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्या रहता है, कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं। क्लियर? नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, रजिस्ट्रेशन करेंगे josa.nic.in पे। नाउ सेकंड जो हमारा स्टेप होगा वो होगा चॉइस फिलिंग। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि फॉर्मेट कैसा रहता है, उसके बिहाफ पे हम अपनी चॉइसेस को अप एंड डाउन सीक्वेंस उनका चेंज करके चॉइस फिलिंग कंप्लीट करेंगे। नाउ मॉक सीट एलोकेशन होगा, मींस की जो चॉइस फिल आपने किया है उसी के बिहाफ पे आपको सीट अलॉट हो जाएगा। डरिए मत, ये आपका फाइनल सीट एलोकेशन नहीं होता है, ये सिर्फ एक मॉक सीट एलोकेशन होता है। वो आपको सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि अगर आप ये चॉइस फिलिंग का ऑर्डर आप फॉलो करने वाले हैं देन आपको ये वाला कॉलेज मोस्ट प्रोबेबली मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन रहता है द लॉकिंग ऑफ चॉइसेस। ठीक है, लास्ट डेट से पहले लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, अगर आपने चॉइसेस को लॉक नहीं भी किया है तो भी लास्ट डेट जो होता है उससे पहले आप उनका सीक्वेंस चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। बट अगर आपने लास्ट सीक्वेंस को, आपके चॉइसेस को आपने लॉक कर दिया देन वेल एंड गुड। अगर आप लॉक करना भूल भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, जोसा उन्हें ऑटोमेटिक लॉक कर देता है। क्लियर? नाउ उसके बाद क्या होता है, सीट एलोकेशन राउंड 1। राउंड 1 का
काउंसलिंग होता है, सीट अलोकेशन होता है। अब देखिए सीट अलोकेशन जब होगा तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हमें सीट अलॉट होगा या हमें सीट अलॉट नहीं होगा, राइट? नाउ सीट अलॉटेड, नो, अगर सीट अलॉट नहीं होता है देन वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड, इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। क्लियर? नाउ सीट अलॉटेड, यस, देन डाउनलोड द इनिशियल सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन स्लिप। अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है तो आपको तुरंत क्या करना है, अपना जो इंटीमेशन स्लिप है सीट अलॉटमेंट का वो आपको डाउनलोड कर लेना है। क्लियर है? नाउ उसके बाद 7 स्टेप क्या रहने वाला है हमारा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ऑफलाइन नहीं जाना अभी, सिर्फ ऑनलाइन रिपोर्टिंग। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में क्या होगा, एक्सेप्ट द सीट, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। व्हाट इज फ्रीज, व्हाट इज फ्लोट एंड व्हाट इज स्लाइड? क्लियर? तीनों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए जैसे आपने सीट आपको अलॉट हुआ, इंटीमेशन स्लिप आपने डाउनलोड किया, उसके बाद हमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होता है एक्सेप्टेड सीट के रिगार्डिंग। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट द सीट, सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड सीट को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन रहते हैं। कितने ऑप्शन रहते हैं गाइस? 3 ऑप्शन रहते हैं, फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। देन व्हाट इज फ्रीज? फ्रीज क्या होता है, जो सीट, जो प्रोग्राम आपको अलॉट हुआ है वो आपको पसंद है, आप उससे सेटिस्फाई है, आप अपनी सीट को सिक्योर करके आप काउंसलिंग से बाहर आना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, फ्रीज कर लेंगे। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, तो हमारे पास होता है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, सीट अलॉट हुआ है, ओके, सेटिस्फाई हैं, ठीक है, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं, जी हाँ, एक बेटर अपग्रेडेशन के लिए हम जाना चाहते हैं। सीट अलॉट हो गया, आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है। अगर नेक्स्ट राउंड में कुछ नहीं मिलता है तो कोई इशू नहीं है, पहले वाली सीट आपके लिए रिजर्व्ड है। इसके लिए क्या क्लिक करना पड़ेगा हमें, फ्लोट ऑप्शन पे। स्लाइड क्या होता है कि आपने जो इंस्टीट्यूट हमें अलॉट किया है उससे हम सेटिस्फाई हैं, बट जो प्रोग्राम या जो ब्रांच हमें मिली है हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो हम सेम इंस्टीट्यूट्स में, सेम कॉलेज में हम ब्रांच को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, स्लाइड पे आपको क्लिक करना है। आई होप इट्स क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है वो होता है अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। वहां पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको वहां पे उनके डिजायर्ड फॉर्मेट में अपलोड करने पड़ेंगे। क्लियर? ये 2 स्टेप कंप्लीट करने के बाद थर्ड स्टेप आता है पे द सीट एक्सेप्टेंस फी। पे द सीट एक्सेप्टेंस फी, ये हमें पे करना पड़ेगा। अब ये पेमेंट कैसे होता है, क्या इसका अमाउंट रहता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो मैं यहां पे नोट डाउन कर दे रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40K पे करना पड़ेगा। क्लियर? 40,000 आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 20K पे करना पड़ेगा। क्लियर? एंड इसमें जो 4,000 होता है वो जोसा का प्रोसेसिंग फीस होता है। क्लियर है गाइस? तो सीट एक्सेप्टेंस फी एंड जो प्रोसेसिंग फी है वो भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो जैसे ही हमें सीट अलॉट हुआ, दोबारा से ट्रैक पे आते हैं, राउंड 1 हुआ, सीट अलॉट हुआ, यस, उसके बाद हमने क्या किया, इंटीमेशन स्लिप को डाउनलोड किया, उसके बाद हमने क्या किया, ऑनलाइन रिपोर्टिंग किया, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड में से एक ऑप्शन सिलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए और एक्सेप्टेंस फी को पे किया। क्लियर? उसके बाद नाउ अब देखिए, जो फर्स्ट राउंड होता है एंड जो सेकंड राउंड होता है उसके बीच में लगभग 3 से 4 दिन का गैप रहता है, मैक्स टू मैक्स 5 डेज का। ठीक है, अब वहां पे क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं अगर उनमें कुछ इश्यू आता है तो जो जोसा ऑफिसर है वो क्यूरीज रेज करते हैं। ठीक है, कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपका सही नहीं है या जो भी इश्यू होता है वो, उसके लिए आपको रेगुलरली जोसा की वेबसाइट पे अपना जो पर्सनल पोर्टल आपको विजिट करना पड़ेगा। कुछ क्वेरी तो रेज नहीं हुई है, ठीक है, तो जैसे कोई क्वेरी रेज होती है, रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज इफ एनी। अगर कोई भी क्वेरी रेज होती है तो आपको उसका रिस्पॉन्ड करना है इमीडिएटली। सेकेंड राउंड के काउंसलिंग से पहले ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो सीट आपको अलॉट हुई है वो डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो बी अवेयर, रेगुलरली आपको अपडेट रहना है। नाउ अगर कुछ क्वेरी रेज हुई थी, आपने उस पर रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, क्वेरी सोल्व होगी, उसके बाद डाउनलोड द प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, और ये लेटर आपको तभी मिलेगा जब जोसा ऑफिसर की तरफ से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे। क्लियर है गाइस? डाउनलोड द प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। अगर आपने फ्री सिलेक्ट किया था देन यू आर आउट फ्रॉम द काउंसलिंग, आपकी सीट सिक्योर है। अगर आपने फ्लोट सिलेक्ट किया था या आपने स्लाइड आपने सिलेक्ट किया था देन
पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड फॉर द अपग्रेडेशन। क्लियर? ये हमने फर्स्ट राउंड का बात किया। देन अगर हम सेकंड राउंड की बात करते हैं, देन सेकंड राउंड में आप फिर से यहीं आ जाइए, सीट अलोकेशन राउंड 2, सीट अलॉट हुआ नहीं हुआ, देन क्या करेंगे, नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करेंगे। सीट अलॉट हुआ यस, तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, इंटीमेशन स्लिप को डाउनलोड कर लेंगे, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे, सीट को एक्सेप्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, एक्सेप्टेंस फी को पे करेंगे, उसके बाद अगर कुछ क्वेरी रेज होती तो उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, प्रोविजनल लेटर को डाउनलोड करेंगे, एंड देन बाहर अगर डिजायर्ड कॉलेज मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, देन फ्रीज फ्लोट स्लाइड। क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं अगले राउंड की, देन थर्ड राउंड में फिर से यही प्रोसेस रहने वाला है। क्लियर है गाइस? कोई डाउट? चलिए आगे अगर हम बात करते हैं डमी चॉइस फिलिंग का, एक बात मैं और आपको बता देना चाह रहा हूं कि जोसा काउंसलिंग जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 में ही चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देती है। चॉइस फिलिंग जो आपकी है राउंड 1 के अकॉर्डिंग, वही आपकी चॉइस फिलिंग कंसीडर की जाएंगी राउंड 2 टू राउंड 6, या आप बोल सकते हैं राउंड 1 टू राउंड 6। ठीक है, जोसा के 6 राउंड होते हैं और 6 के 6 राउंड में वही चॉइस फिलिंग आपकी ली जाएंगी। क्लियर? दूसरे में, तीसरे में या किसी भी राउंड में दोबारा से चॉइस फिलिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है, याद रखिएगा ये बात। तो जो चॉइस फिलिंग है वो बड़े ही ध्यान से, बड़ा ही सोच समझ के आपको करना है। ठीक है, चलिए अब हम एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं कि हमने तो चॉइस फिलिंग किया, हमें चॉइस फिलिंग करना कैसे। अभी तक हमने ये बात किया कि प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है, ऑफिशियल प्रोसेस क्या रहता है। अब हम बात करेंगे हमें चॉइस फिलिंग कैसे करना है, जोसा कैसे काम करता है। क्लियर? चलिए चॉइस फिलिंग हमने किया। देखिए चॉइस फिलिंग करते टाइम एक बात आपको याद रखनी है, आपको पहली बात तो ये कि जोसा कोई भी लिमिटेड चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको नहीं देता है कि आपको 50 चॉइस फिलिंग करनी है, आपको 20 करना है, आपको 100 करना नहीं। आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन है, आप कितनी भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो मैक्स टू मैक्स आपको चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, नंबर 1 आपको कभी भी ये ध्यान में नहीं रखना है कि ये कॉलेज जो है वो आपकी रेंज ब्रैकेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले आपको टॉप कॉलेजेस फिल करने हैं। क्लियर? मींस कि आप चाहते थे कि आपका एक अच्छा रैंक आए एंड आप उस कॉलेज में जाएं, आप उस कॉलेज के उस प्रोग्राम में आप पढ़े, देन वो सब कॉलेजेस आपको फिल करने हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, जब आपका कंप्लीट चॉइस फिलिंग हो जाए तो उसको लॉक करने से पहले एक बार रिव्यू कर लीजिए और ये देखिए कि आपने वो कॉलेजेस तो यहां पे फिल कर दिए ना जो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपकी रेंज ब्रैकेट में आ रहे हैं। मींस कि आपका जो प्रेजेंट का जो एआईआर है और लास्ट ईयर उन कॉलेजेस का जो एआईआर था कट ऑफ का, वो मैच तो हो रहा है ना। मींस कि ये कॉलेज मिलने की आपको पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है। वो कॉलेज तो आपने फिल किए टॉप टू बॉटम ही। टॉप टू बॉटम का मतलब ये नहीं है कि आपने 1 से 10 तक उनको डालना है, आपने 1 से 20 तक टॉप कॉलेज डाले, बट 21 से लेकर 30 तक सीक्वेंस वाइज कि सबसे पहले मेरे को ये चाहिए, ये नहीं मिल रहा तो ये चाहिए, ये नहीं मिल रहा तो ये चाहिए। इसके भी यहाँ पे टॉप टू बॉटम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है? तो ये सब करने के बाद उसके बाद एक बार फिर से रिव्यू करना है आपको तीसरी बार, और आपको देखना ये है कि कहीं कोई अननेसेसरी कॉलेज तो फिल नहीं कर दिया मैंने यहाँ पे कि अगर मेरे को ये अलॉट हो जाए तो मैं इसमें बिल्कुल भी ना जाऊंगा। ऐसा भी तो होता है ना, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं मतलब कि जो पसंद ही नहीं होता आपको बिल्कुल भी कि मैं तो एडमिशन लूंगा ही नहीं इसमें, वो कॉलेज आपको बिल्कुल भी फिल नहीं करना। 4 बातें आपको याद रखनी है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। चॉइस फिलिंग के टाइम पे ये नहीं देखना कि कौन सा कॉलेज मेरी रेंज ब्रैकेट में आ रहा है, सबसे पहले सबसे टॉप कॉलेजेस डालिए। क्लियर? उसके बाद आपको वो कॉलेजेस चेक करने हैं जो लास्ट ईयर आपकी रेंज ब्रैकेट में थे, वो आपने फिल कर लिए ना, ठीक है। उसके बाद आपको यह ध्यान में रखना है कि वो कॉलेजेस जो अननेसेसरी है, जिन जो मेरे को पसंद ही नहीं है कि आपने गलती से वो तो फिल नहीं कर दिए। इन चीजों को रिव्यू करने के बाद आप अपनी चॉइसेस को लॉक कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए मैं अपनी बात करता हूं। मैंने ये चॉइसेस 28 चॉइसेस है, मैंने ये फिल कर दी। और जोसा ने क्या किया, मेरे को 23 नंबर अलॉट कर दिया सीट। एनआईटी जयपुर का केमिकल ब्रांच उसने मेरे को दे दिया। अब देखिए मैंने आईआईटी बॉम्बे का सीएस डाला, चलिए नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, मैं आईआईटी बॉम्बे का इलेक्ट्रिकल डालता हूँ, ये तो मिल जाएगा। ये भी नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैकेनिकल डाल देता हूँ, ये तो मिलेगा। अब देखिए मेरे को ये पता है, मेरे को ये पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो कॉलेजेस मैंने 15 सीक्वेंस के बाद डाले हैं, मैं उन्हीं में एडमिशन के लिए लायबल हूँ। कि एक्सपेक्टेड यही है कि ये जो कॉलेजेस हैं इनमें से एक कॉलेज मेरे को मिल जाएगा, बिकॉज इनका जो लास्ट ईयर का कट ऑफ का जो रेंज ब्रेकेट था, उस कट ऑफ के रेंज ब्रेकेट में मेरा फिलहाल जो प्रेजेंट का जो एआईआर है वो लाई कर रहा है, या तो मैं श्योर हूं कि यहां से मेरे को कॉलेज मिल जाएगा। ये मैंने डाल दिया टॉप कॉलेजेस। क्लियर है? एक पॉइंट तो हो गया कि मैंने चॉइसेस फिल करते टाइम ये सोचा ही नहीं कि ये कॉलेजेस तो मेरी रेंज से बाहर है, नहीं मैंने डाला। दूसरी बात, मैंने ये भी देखा
कि ये वो कॉलेजेस तो मैंने फिल कर दिया ना जो लास्ट ईयर मेरे रेंज ब्रैकेट में आ रहे थे, ठीक है मैंने ये भी कर दिया। उसके बाद मैंने कहीं वो कॉलेज तो फिल नहीं कर दिया ना कि जो मेरे को चाहिए ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है मैंने वो भी नहीं किया। तो मैंने तीनों जो हमारे पॉइंट्स थे उनको मैंने ध्यान में रखा, मैंने चॉइस फिलिंग किया। अब ये तो मेरा काम हो गया, मैंने अपनी चॉइस फिल कर दिया अपने बिहाफ पे, बिल्कुल क्लियर, ठीक है, सबमिट एंड ऑल, ठीक है डन। अब राउंड 1 का अलोकेशन आया, अब काम चालू होगा जोसा का। अब जोसा किस तरीके से काम करता है वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए जोसा क्या करेगा, सबसे पहले आपका AIR देखेगा, ठीक है ये AIR है। अब हम बात करते हैं IIT बॉम्बे, अब उसने IIT बॉम्बे का AIR देखा, लाइक एग्जांपल लेते हैं कि आपका जो AIR है वो है 6250, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब वो देख रहा है कि IIT बॉम्बे का AIR कितना है, तो वो देखा 1 से 10 नहीं आएगा इसमें, वो ऐसे करते करते नीचे आ गया, वो यहां तक आया, यहां तक उसको दिखा कि नहीं है, कोई बात नहीं है, ये चेक किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये किया, बट जैसे ही वो 23 नंबर पे आया, एंड लाइक फॉर एन एग्जांपल हम इसका जो AIR है वो देख लेते हैं, इसका AIR है जो रेंज ब्रेकेट है वो है 6000 से 6500, ठीक है, एंड मेरा AIR है 6250, तो इसके बीच में लाई कर रहा है, तो उसने मेरे को NIT जयपुर केमिकल ब्रांच अलॉट कर दी, क्लियर है। अब उसके बाद देखिए ये जो कॉलेजेस हैं तो बकायदा इनका जो कट ऑफ होगा वो मेरे कट ऑफ से तो लो ही रहने वाला है, मींस कि यहाँ तो एडमिशन मेरा कंफर्म है। अब लाइक मैं मानता हूँ कि PEC चंडीगढ़ है, वो मेरे लिए मेरे डिजायर्ड कॉलेज की लिस्ट में था, बट बाय मिस्टेक मैंने उसको 28 नंबर पे डाला, बट मैं तो यहाँ 23 नंबर पे ही रेंज ब्रेकेट में आ गया, है ना। अब आप सोचोगे कि जोसा सर इसको देखेगा कि आ रहा है बच्चे को, ये दे देते बढ़िया कॉलेज है इसका, नहीं, जैसे ही आपको सीट अलॉट हुआ 23 नंबर का, आपकी नीचे की चॉइसेस को रीड ही नहीं किया जाएगा, आपका अकाउंट क्लोज, सीट दे दी, आगे का प्रोसेस देखते हैं बच्चा क्या करेगा, उसके बाद देखेंगे क्या रहने वाला है, क्लियर, कोई डाउट। अब यहां से आपको कॉलेज मिल गया, डन, आपने सीट अलॉटमेंट ले लिया। चलिए 23 NIT केमिकल, एक बच्चा ऐसा था जिसने फ्रीज किया, सीट को सिक्योर किया, काउंसलिंग से बाहर चला गया। एक बच्चा ऐसा है जिसने फ्लोट किया, मींस कि ठीक है उसको पसंद है बट उसको एक बेटर अपग्रेडेशन चाहिए, वो जा सकता है। बट ध्यान रहे अगर आप सेकंड राउंड में गए अपग्रेडेशन के रिगार्डिंग और आपको अगर इससे भी कोई बुरा कॉलेज मिल गया तो आपका पहले वाला जो कॉलेज था वो डिसॉल्व हो जाएगा, क्लियर है गाइस। बट अगर बाय द वे आपको सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है देन डोंट वरी, आपका जो पहला कॉलेज था, जैसे हम बात करते हैं NIT जयपुर केमिकल ब्रांच आपको अलॉट हुआ था, वो सेफ है आपका, आप उसमें जाके एडमिशन ले सकते हैं। एक हम बात करते हैं एक ऐसा बच्चा जिसने स्लाइड का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, देन उसे NIT जयपुर का केमिकल ब्रांच पसंद नहीं है, तो उसके पास NIT जयपुर सिविल, CS, ठीक है, मैकेनिकल, टेक्नोलॉजी एंड ऑल, मींस कि जिस भी रेंज ब्रैकेट में वो आएगा उसे वो सीट मिल जाएगी। अदरवाइज अगर नहीं भी मिल पा रही है देन उसके पास सीट पहले से रिजर्व्ड है, वो अपना एडमिशन कंटिन्यू कर सकता है, अपनी स्टडी वो कंटिन्यू कर लेगा। तो ये आपको समझ में आया कि जोसा किस तरीके से आपकी चॉइसेस को रीड करेगा, तो उसी के बिहाफ पे अगर हम, जैसे हमें पता है कि जोसा इस तरीके से चॉइसेस को रीड करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम चॉइसेस हमारी फिल करेंगे, एक बढ़िया कॉलेज अलॉटमेंट लेने का हमारे पास एक चांस है, क्लियर है। नाउ हम बात करते हैं व्हाट आफ्टर राउंड 6। देखिए गाइस प्रोसेस का हमने बात किया, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, प्रोसेस सेम ही रहने वाला है, आपको वही करना है, सीट मिल रहा है तो ठीक है, आपको सीट का अलॉटमेंट लेना है, आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फ्रीज फ्लोट स्लाइड पे आपको क्लिक करना है, सीट नहीं मिल रहा है तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना है, ठीक है। जो भी IITs हैं वो 6th राउंड तक, जोसा के 6th राउंड तक सीट अलॉट कर देती हैं, उसके बाद में सीट अलॉटमेंट नहीं होता है, वो अपनी सीट फुलफिल कर लेती है पहले ही छठे राउंड तक, ठीक है। 6th राउंड के बाद जो काउंसलिंग होती है वो होती है CSAB के थ्रू। CSAB क्या होता है, सेंट्रल सीट अलोकेशन बोर्ड, ठीक है। 2 राउंड इसके अंदर आते हैं, मींस कि अगर हम बात करें तो जोसा के टोटल 8 राउंड होते हैं, 6 राउंड जोसा करा लेता है और बचा हुआ 2 राउंड है वो कौन कराता है, CSAB कंडक्ट करता है, क्लियर है। तो CSAB के लिए क्या करना पड़ेगा, CSAB के लिए कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, तो स्टूडेंट वही एलिजिबल है जिसे राउंड 1 टू राउंड 6 कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ एंड वो NIT प्लस सिस्टम के लिए एलिजिबल है, क्योंकि अगर कोई IIT के लिए एलिजिबल है तो उन्हें तो पहले ही सीट मिल चुका है, क्लियर है। तो जो बच्चा CSAB के थ्रू सीट एलोकेशन लेना चाहता है वो क्या करेगा, सबसे पहले तो उसको पार्शियल एडमिशन फी पे करना पड़ेगा, PAF, क्लियर है।
मींस कि पहले से श्योर हो जाता है सीसैब कि ठीक है आपको एडमिशन मिल जाएगा, पॉसिबिलिटी है, पहले आप ना अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आप जमा करा दीजिए यहाँ पे। सीट मिल गई तो ठीक है, हम एडजस्ट कर लेंगे, अगर नहीं मिली सीट तो आपको रिफंड कर देंगे, बट सिक्योरिटी अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद सीसैब पार्टिसिपेशन, मींस कि सीसैब के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंड अगर हम बात करें पार्शियली एडमिशन फी, कि पार्शियली एडमिशन फी रहता कितना है, तो वो देखिए आप, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए आपको 36,000 पे करना पड़ेगा, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू के लिए आपको 16,000 पे करना पड़ेगा। क्लियर है? सीसैब में पार्टिसिपेशन हो गया हमारा। तो यहाँ पे 2 राउंड होते हैं एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए। मींस की जो सीसैब है वो बेसिकली कौन से ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए काउंसलिंग कंडक्ट करता है? एनआईटी, आईआईईएसटी सिपुर, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआई। क्लियर है? चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीसैब। हमने बात कर ही ली सीसैब के बारे में। तो नाउ डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आईआईटी में एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एनआईटी सिस्टम में। ठीक है, तो चलिए, डेटा आपको विजिबल होगा, आई थिंक हाफ डेटा आपको विजिबल हो रहा होगा एंड ये आप डेटा देख पा रहे हैं। डोंट वरी, जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीपीटी का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स फॉर द रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर द एडमिशन टू द आईआईटी। वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको काउंसलिंग के टाइम पे अपलोड करने हैं, मींस कि जैसे हम बात किया था ना हमने कि एक्सेप्ट द सीट, फ्रीज फ्लोट स्लाइड के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने होते हैं उनकी हम बात करते हैं। क्लास 10 का मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, अब देखिए मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट, देखिए या तो 10th क्लास में मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनके 10th क्लास के मार्कशीट में उनका डीओ भी मेंशन होता है, अगर नहीं है तो उस केस में आपको फिर बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपका, आपको वो अपलोड करना होगा। ठीक है, क्लास 12th मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी, कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इफ एप्लीकेबल, इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड इन द इंफॉर्मेशन ब्रोशर ऑफ जेईई एडवांस 2023 और एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द जोसा 2023 वेबसाइट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आपको उस फॉर्मेट में आपका डिक्लेरेशन देना है कैटेगरी का, कि या तो जो जोसा के 2024 के, 23 की हम बात करें, लास्ट ईयर के भी, करंट की हम बात करें, 24 का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उसमें जो फॉर्मेट दिया है उसमें, या इंडियन गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है उसमें आपको अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड कराना है। क्लियर? नाउ इन केस ऑफ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एनसीएल मींस की नॉन क्रीमी लेयर, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1, 2023, कि 1 अप्रैल 2023 के बाद या 1 अप्रैल 2023 को ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू होना चाहिए। ठीक है, उसके बिहाफ में जो कंडीशन है उनकी हम बात कर लेते हैं। द ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर द पर्सन विद अ डिसेबिलिटी इफ एप्लीकेबल, अगर आपको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लगाना है देन इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड इन द इंफॉर्मेशन ब्रोशर ऑफ द जेईई एडवांस 2024। क्लियर? गुड आउट? नाउ इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। Now, original certificate for the person having less than 40% disability and having difficulty in the writing if applicable। तो ये भी एक जो फॉर्मेट है, अगर आपको एक स्क्राइबर चाहिए, मींस कि आपको लिखने में कुछ दिक्कत है, आपको एक स्क्राइबर चाहिए, तो उसके लिए भी जो फॉर्मेट है वो 2024 का जो एडवांस का ब्रोशर था उसमें गिवन है, आपको उसी फॉर्मेट में वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस्ड बैंक चेक कॉपी और इमेज ऑफ पासबुक विद द बैंक अकाउंट डिटेल। एक कैंसिल चेक आपको देना पड़ेगा, उसके चेक के ऊपर या तो आप क्रॉस लगा के दीजिएगा या पासबुक जो हमारा बैंक का उसका कॉपी आपको वहां पे अपलोड करना होगा। नाउ मेडिकल सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू द एडवांस 2024 इंफॉर्मेशन ब्रोशर। क्लियर? पासपोर्ट, सिटीजन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, पासपोर्ट एंड सिटीजन सर्टिफिकेट ये उनके लिए एप्लीकेबल होता है जो फॉरेन नेशनल्स, ओसीआई या पीआईओ कार्ड होल्डर है। ठीक है, इन एडिशन टू द अबव डॉक्यूमेंट्स द वेरीफाइंग ऑफिशियल विल आल्सो चेक द स्पेशल एलिजिबिलिटी कंडीशन इफ एनी फॉर ऑल द चॉइसेस इंक्लूडिंग एंड अबव द सीट अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स। ये बात ध्यान से देखिए। देखिए काफी टाइम ऐसा होता है कि पीडब्ल्यूडी मींस कि आपका जो फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट है आपका ना फिजिकली वेरिफिकेशन भी होगा। ठीक है, मींस कि वो देखेंगे कि आपको जो सीट अलॉट हुआ है तो क्या आपकी जो फिजिकल डिसेबिलिटी है वो उस सीट पे
अब आपका स्टडी कंटिन्यू करने में या स्टडी के बाद आपको जॉब कंटिन्यू करने में अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो आपका जो सीट एलोकेशन है वो चेंज कर दिया जाता है। क्लियर है? मीन्स कि जोसा में आपको जो सीट अलॉट होगा वो आपका द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंगली ही आपको अलॉट होता है। क्लियर है गाइस? ओके, नाउ note, if the original certificate are not in English Hindi version, translation of such certificates duly certified by the principal, director or other competent authority of the graduating institutes will be required during the verification of the documents. Clear? तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे आपके आईआईटी सिस्टम के लिए। अगर हम बात करते हैं एनआईटी सिस्टम के लिए, देन ये डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है एंड ये भी एनआईटी का ही लिस्ट है। ठीक है, तो डेटा आपको मिल जाएगा। मैंने जैसा आपको बताया कि पीपीटी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। क्लियर? नाउ सीट्स कोटास, ठीक है, कि जो सीट कोटा है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है आईआईटी सिस्टम में और एनआईटी प्लस सिस्टम की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो देखिए आईआईटीज एंड जो ट्रिपल आईटीज हमारे पास हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा अप्लीकेबल होता है, होम स्टेट और अदर स्टेट कोटा जैसा कुछ भी नहीं है। एनआईटीज की अगर हम बात करें देन होम स्टेट कोटा एंड ओपन स्टेट कोटा आर अप्लीकेबल। अगर हम जीएफटीआईज की बात करें तो वहां पे ऑल इंडिया कोटा ही अप्लीकेबल होता है, बट कुछ स्पेसिफिक जो जीएफटीआईज हैं वहां पे ऑल इंडिया कोटा, होम स्टेट कोटा एंड अदर स्टेट कोटा तीनों अप्लीकेबल होते हैं। तो किस जीएफटीआई में कौन सा कोटा अप्लीकेबल है हम उसकी बात कर लेते हैं एक बार। तो देखिए घानी खान इंजीनियरिंग कॉलेजेस मालदा जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहां पे होम स्टेट कोटा भी अप्लीकेबल है एंड अदर स्टेट कोटा भी अप्लीकेबल है। ठीक है, अब जैसे आप बोलेंगे सर होम स्टेट कोटा तो फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल का होगा। बिल्कुल नहीं, घानी खान इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो बंगाल को होम स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं बोलता है। ठीक है, तो कौन से ऐसे स्टेट हैं जो घानी खान इंजीनियरिंग कॉलेजेस के होम स्टेट कोटा में आते हैं? अगर हम उनकी बात करें तो जो कॉलेजेस हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड एंड मणिपुर। ठीक है, ये वो स्टेट हैं जो कि घानी खान इंजीनियरिंग कॉलेजेस के होम स्टेट कोटा में आते हैं। क्लियर? एक्सेप्शन है एक, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका। अगर हम बात करें पीईसी चंडीगढ़, तो पीईसी चंडीगढ़ भी एक जीएफटीआई है, यहां भी होम स्टेट कोटा एंड ओपन स्टेट कोटा अप्लीकेबल होता है। अगर हम बात करें असम यूनिवर्सिटी तो होम स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा अप्लीकेबल है। बिरला इंस्टीट्यूट, ये जीएस नहीं है, ये एचएस है, बाय मिस्टेक है, होम स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा। अगर पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की हम बात करें देन होम स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा। ठीक है गाइस, तो कुछ जीएफटीआईज थे जिनके कोटा में कुछ डिफरेंशिएशन था, एक एक्सेप्शन था, हमने उनकी बात किया। चलिए अभी हम बात करते हैं एनआईटी का, कि कुछ जो एनआईटीज हैं वहां भी एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या है हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी एनआईटीज हैं वहां पे होम स्टेट कोटा एंड ओपन स्टेट कोटा होता है। ठीक है, तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें होम स्टेट का एंड अदर स्टेट का या ओपन स्टेट का, देन 50% एंड द 50%। अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था एक बार कि स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी को चेंज करने का आपके पास एक ऑप्शन होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। जोसा के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी को चेंज कर सकते हैं। वो क्यों करते हैं, वो ऑप्शन आपको क्यों दिया गया है? क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। अब रहता कैसे उसको देखिए, जैसे हम बात करते हैं पीईसी चंडीगढ़ की हम बात करते हैं, या हम किसी भी एनआईटी की बात करें, एनआईटी दिल्ली की हम बात करते हैं, एनआईटी दिल्ली की अगर हम बात करने लगते हैं तो अगर आपको सीधा एनआईटी दिल्ली में आना है तो आपको उन सभी स्टूडेंट्स से फाइट करना पड़ेगा जो एनआईटी के लिए एलिजिबल है। बट अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, आपने अपना 12th क्लास दिल्ली से किया है, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होता है कि जहां से जिस स्टेट से आपने अपना 12th क्लास पास किया है आप उसी स्टेट की स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी को क्लेम कर सकते हैं। जहां से आप बिलोंग कर सकते हैं वहां से क्लेम नहीं कर सकते आप, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दिल्ली में मान के चलिए हम बात करते हैं कि टोटल हमारे पास 1000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो एनआईटी दिल्ली के लिए एलिजिबल हैं, या तो आपको उनको सबसे फाइट करना पड़ेगा। बट अगर आपने अपना 12th जो है वो अपने दिल्ली से कंप्लीट किया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों से फाइट करना पड़ेगा जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। दिल्ली के लिए एलिजिबल नहीं है वो नहीं, जो सिर्फ दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मींस जिनकी 12th क्लास है वो दिल्ली से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आधे से भी कम बच्चों से फाइट करना होता है, तो कंपटीशन काफी हल्का पड़ जाता है यहाँ के। इसलिए स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी को बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा। क्लियर? नाउ हम बात करते हैं कि जो होम स्टेट कोटा है 50% होता है एंड ओपन स्टेट कोटा भी कितना होता है गाइस? 50%। ठीक है, अगर मैं बात करूं एनआईटी गोवा, ठीक है, तो इसकी सीट को डिस्ट्रीब्यूट किया है दो तरीके से, 50%
एंड 50%। यहाँ पे हम बात करते हैं होम स्टेट कोटा, यहाँ पे हम बात करते हैं ओपन स्टेट कोटा या अदर स्टेट कोटा। अब जो 50% था इसको भी डिवाइड कर दिया। इसको किस तरीके से डिवाइड किया कि जो 80% है वो स्पेशल गोवा के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व कर दिया है, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग 20% है वो दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड द्वीप और लक्षद्वीप, ठीक है। मींस कि जो स्टूडेंट्स दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड द्वीप से बिलोंग करते हैं और जो स्टूडेंट लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं 20% जो सीट्स हैं वो उनके लिए भी रिजर्व्ड है। कहां पे? एनआईटी गोवा में। क्लियर? नाउ अगर हम बात करें एनआईटी श्रीनगर की, हम बात कर लेते हैं पहले, दिल्ली का बात हम बाद में करेंगे। तो वही सेम डिस्ट्रीब्यूशन है 50-50। क्लियर? एंड इस 50 को डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से किया है कि जो 90% जो सीट है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए रिजर्व्ड है एंड जो 10% जो सीट है वो लद्दाख के बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। क्लियर? कोई डाउट? एंड इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एनआईटी दिल्ली का, तो एनआईटी दिल्ली की 50% जो होम स्टेट कोटा है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया है दिल्ली के बच्चों के साथ एंड चंडीगढ़ बच्चों के साथ, ठीक है। क्लियर? ये एनआईटी का डिस्ट्रीब्यूशन था, कुछ एनआईटीज का जो यूटीज में लाई करती हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं एनआरआई की, जो एनआरआई हमारे कैंडिडेट्स हैं अगर वो आईआईटी में एडमिशन लेते हैं तो टोटल सीट्स का 10% जो सीट है वो रिजर्व होता है एनआरआई के लिए। बाकी कॉलेजेस में किस तरीके से सीट रिजर्वेशन होता है तो जैसे ही हमारा काउंसलिंग का बुकलेट इश्यू होगा वहां पे हमें सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ओके, नाउ JOSA college preference note. This is the only suggestion from our side. Candidates can add, delete, change the college's sequence as per their preference, interest and convenience. ये एक मतलब आप बोल सकते हैं कि एक नॉर्मली यूजुअली हमने एक प्रेफरेंस बनाया है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको यही फिल करना है। आप अपने चॉइस के बिहाफ पे कॉलेज को डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, उनका सीक्वेंस भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप ये जो काउंसलिंग का हमारा सेशन था ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। आपके डाउट्स ऑलमोस्ट कवर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपका डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने जो डाउट्स हैं आप उन्हें पोस्ट कर सकते हैं एंड हम उन डाउट्स का आपको सॉल्यूशन भी देंगे। अदरवाइज आप आकाश की हेल्पलाइन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।